मैं नाइट ड्यूटी के बाद घर में आराम कर रहा था कि गली में होने वाले शोर शराबे से मेरी आंख खुल गई। अरे तुम जैसी माँ का बेटा होना ही क्या एक अजाब से कम है जो तुम अब मेरे घर रहने चली आई हो। गली में एक हंगामा बरपा था। पड़ोसी का जवान लड़का अपनी माँ को बातें सुना रहा था, साथ साथ गालियां भी दे रहा था। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि ये किस तरह अपनी माँ को घर से बाहर निकाल रहा है। ज़ईफ खातून के साथ उसकी बड़ी बेटी भी मौजूद थी। अरे अम्मी, इस चुड़ैल ने तावीज़ करवाए हैं तुम्हारे बेटे पर। बेटी ने अपनी भाभी की तरफ देखते हुए कहा। ये सारा तमाशा गली में ही हो रहा था। तुझे कुछ शर्म नहीं कि कैसे मैंने तुझे पाला है। तुझे बोलना नहीं आता था, ये मैंने तुझे सिखाया था। ये जो कैंची की तरह तेरी जुबान चल रही है ना, जो तू उस जुबान की धार को अपनी माँ के कलेजे पर चला रहा है, ये किसी और की नहीं है, मेरी ही दी हुई है। ये जो आज तू इतना बड़ा हुआ है, मेरे दूध पर ही तेरी इब्तदाई परवरिश हुई थी। और सुन, तुझे मैंने कई ऐसी रातों में पाला जब सख्त सर्दी होती थी और तू पेशाब कर देता था। मैं गीले में सोती थी और तुझे सूखे में सुलाती थी। मैंने अपने हिस्से का खाना तर्क किया, मगर तुझे पेट भरकर खाना खिलाया। आज उसी माँ के लिए तेरे पास दो रोटी नहीं है। खातून ये कहते कहते रो पड़ी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने अपने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलकर उन्हें अंदर बिठाया। उनके जवान बेटे को भी बिठाया और कहा, आप यहाँ आराम से बात करें। मामलात बातचीत से तय होते हैं, लड़ाई झगड़ों से तो नफरतें ही बढ़ती हैं। ज़ईफ खातून के बात करने के अंदाज से मालूम होता था कि वो एक अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। उनके दरमियान गुफ्तगू हुई तो कोई ख़ास बात मुझे ऐसी नज़र नहीं आई जिसे मैं फसाद की जड़ कहूँ। बेटी का रवैया अपने भाभी के लिए यकीनन ख़राब था और उसका सबब माँ की मोहब्बत थी। मैंने खातून से पूछा, आंटी, आप तो पढ़ी लिखी मालूम होती हैं, क्या सबब है कि आपका बच्चा पढ़ने लिखने के बावजूद इस कदर नालायक है? ये सुनकर उनकी आंखें बरसने लगी। गमगीन कैफियत में कहने लगी, बेटा, सारा कसूर मेरा ही है। नहीं अम्मी, भाई ऐसा नहीं है, ये उस चुड़ैल ने कुछ कराया है मेरे भाई पर। बहन ने कदरे तल्ख होते हुए कहा, नहीं, वो लड़की बहुत अच्छी है। मेरी बहू में कोई खराबी नहीं है, गलती तो सारी मेरी थी। ज़ईफ खातून ने बेटी की बात की तरदीद करते हुए कहा। मैं हैरान भी था और परेशान भी कि क्या मामला है। सास और बहू की तारीफ, वो भी एक ऐसे वक्त में जब बेटा माँ को गालियां दे रहा हो। खातून ने शायद मेरी परेशानी को भांप लिया और कहने लगी, बेटा, मामला ये है कि मेरे शोहर की आमदनी कम थी। ज़रूरियात तो पूरी हो जाती थी, मगर ख्वाहिशात का रोना हमेशा रहता था। मैं उन्हें मजबूर किया करती थी कि कहीं से भी लाओ, हमारी ख्वाहिशात को पूरा करो, और उनको हराम कमाई पर आमादा करती थी। मेरे शोहर मुझे हलाल कमाई का दरस देते और कहते, शबनम, हलाल में बरकत है। लेकिन मेरे सामने अपनी जेठ जेठानी, देवरानी और भाभी की आलीशान जिंदगी आ जाती और मैं कहती, नहीं, मैं अपने बच्चों को एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं होने दूंगी। मैं अपनी औलाद को किसी से कमतर नहीं पहनाऊंगी। मैं अपने बच्चों को भी शहर के महंगे तरीन स्कूलों में पढ़ाऊंगी जिनमें मेरे रिश्तेदारों के बच्चे पढ़ते हैं। वो मुझसे कहते, शबनम, हर एक का नसीब जुदा जुदा है।
ایسا نہ ہو کہ ابھی خواہشات پوری ہو جائیں اور کل ضروریات کے لیے بھی ہم محتاج ہو جائیں، کیونکہ رزق تو مقدر ہے جو مل کر رہے گا۔ یہ انسان پر ہے کہ وہ حلال کماتا ہے یا حرام۔ لیکن میری ضد پر آخر وہ کب تک مجھ سے لڑ سکتے تھے؟ میں نے انہیں حرام کمانے پر قائل نہیں مجبور کیا تھا۔ وہ کہا کرتے تھے، شبنم تو دیکھ لینا، جس اولاد کے لیے تو نے مجھے حرام کمانے پر مجبور کیا ہے اس سے تجھے راحت نصیب نہیں ہوگی۔ حرام کمائی میں کبھی برکت نہیں ہوتی۔ بس بیٹا، ان کا باپ غلط نہیں کہتا تھا۔ آج مجھے احساس ہوتا ہے کاش کہ میں نے اپنی اولاد کی پرورش حرام سے نہ کی ہوتی۔ یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھیں ایک مرتبہ پھر چھلک پڑیں۔ اے اللہ، مجھے معاف فرما دے، میں تیری نافرمان بندی، مجھے معاف فرما دے اور میری اس سزا کو ختم کر دے۔ انہوں نے دوپٹے سے آنسوں کو صاف کیا اور کہا، بیٹا، اولاد کی پرورش حلال کمائی سے کرنا، ورنہ بڑھاپے میں میری طرح ذلیل و خوار ہوگے۔ ابھی خواہشات کو مار لینا، ورنہ بڑھاپے میں ضروریات کے لیے بھی ترسو گے۔ اللہ حافظ کہہ کر وہ میرے گھر سے نکل گئی۔